नमस्कार। क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। क्वेश्चन आवर में आज हम बात करेंगे हरदा का बयान, कांग्रेस परेशान। एक तरफ कांग्रेस आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस बूथ से लेकर यूथ तक जोड़ने की बात कह रही है, वहीं दूसरी तरफ उनके नेताओं ने अपने अपने बयानों में अपनी ही पार्टी के नेताओं को निशाने पर ले रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर कहा कि प्रदेश में कई मुद्दे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इन तमाम मुद्दों पर मौन हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान कार्यकर्ताओं को लेकर हरीश रावत का दर्द छलका। उन्होंने कार्यकर्ताओं के रवैये पर अफसोस जाहिर करते हुए ऐसी बात कह दी कि किसी ने भी सोचा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस बयान पर तंज कसा है और निशाना साधा है। क्या कुछ कहा हरदा ने, हम आपको दिखाते हैं। आईने का आधा ही हिस्सा देखते हैं कांग्रेस के लोग। जो ये आधा हिस्सा देखने वाले एक्सपर्ट्स हैं, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है। ये इन्होंने हमारे नेताओं का, जो बहुत होनहार नेता थे, जिन पर बड़ी, हमारे पास बहुत समतावान लोग हैं। भाजपा के पास समतावान लोग नहीं हैं और कांग्रेस के पास समतावान ही नहीं, कुछ नेता ऐसे हैं जो यहां से राष्ट्रीय अपनी पहचान बना सकते हैं और पार्टी को ताकत दे सकते हैं, लेकिन उन सब लोगों को इन्होंने उलझा करके रख दिया है। तो कुछ ये जो जन्मजात मुख्यमंत्री बनाओ और मंत्री बनाओ की विशेषज्ञ कांग्रेस के अंदर अवतारित हो गए हैं, तो इन्होंने सारा कांग्रेस को गड़बड़ा करके रख दिया है। बहुत ही सीनियर मोस्ट लीडर हैं हमारे, और कई पीढ़ियां देख चुकी हैं उनको विभिन्न पदों पर। उनका ये अपना बयान है और किस परिप्रेक्ष्य में दिया होगा ये तो वही भली भांति जानते हैं, आदरणीय हरीश रावत जी। और मैं समझता हूँ ऐसा कोई इसको बहुत ज़्यादा इतना गंभीरता से बहुत ज़्यादा देखने की कोई वो नहीं है। इसको दो तरीके से ना देखा जाए, इसको एक ही तरीके से देखा जाए इनके बयान को। मीडिया में दिख रहा है, और जिस तरह से माननीय हरीश रावत जी एक बहुत ही सुलझे हुए और माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, लंबे समय का राजनीतिक अनुभव है, किंतु अब जिस प्रकार की वो टिप्पणी कर रहे हैं अपने ही नेताओं पे, इससे कांग्रेस बहुत हताश है। मुझे लग रहा है कि ये कुल पार्टी के लिए ये ठीक भी नहीं है। और जिस तरह से उनकी आपसी खींचतान चल रहा है, 3 गुटों में इस समय कांग्रेस बन चुकी है, और 3 गुटों का मुझे लग रहा है कि ये जब लड़ाई चरम सीमा पर आएगी तो इनके खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। अपनी ही पार्टी को लेकर बड़ा बयान दे रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता ज्वलंत मुद्दों से पीछे हट रहे हैं, मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने में एक्सपर्ट हैं। हरदा के इस बयान से साफ तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर ही खलबली साफ तौर पे मच गई है, और जिसको लेकर बीजेपी ने भी साफ तौर पे निशाना जो है वो साधा है और कहा है कि कांग्रेस जो है साफ तौर पे गुटों में बंट गई है। वहीं दूसरी तरफ हरदा के बयान को किस तरह से देखा जाए, क्या ये बयान उनका एक सियासी बिसात है या वो तमाम तरह के बयान देते रहते हैं, क्या वो सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, तो इस तमाम चीज़ों को समझने की साफ तौर पे कोशिश भी करेंगे। लेकिन साफ तौर पे अपनी ही पार्टी चेहरे का इस तरह का बयान देना, और वो भी तब जब आने वाले चुनाव, जिसे कह सकते हैं आगामी चुनाव नज़दीक हो, जब एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही हो, जब पार्टी अपने आप को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही हो, जब बूथ नमन कार्यक्रम चला रही हो, उस दौरान इस तरह का बयान देना, क्या साफ तौर पे कार्यकर्ताओं के लिए इस बयान को किस तरह से देखा जाए, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इस पूरी तमाम चीज़ों को लेकर बीजेपी ने निशाना भी साधा है। बयान को लेकर कांग्रेस पे साफ तौर पे खलबली मच गई। हमने आपको दिखाया भी, जहां पर कांग्रेस के जो नेता है वो कह रहे हैं कि इसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए। तो समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर इस बयान को किस तरह से देखा जाए। वहीं दूसरी तरफ हरदा के इस तरह के बयान जो है साफ तौर पर लगातार देखने को मिलते हैं। क्या वो इस बयानों के माध्यम से सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं और साफ तौर पे एक संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी में मौजूदा वक्त में वही अहम भूमिका में है? तो कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनको तलाशने की कोशिश की जाएगी।
और इन सब के बीच लेकिन बयान को लेकर रार जो है साफ तौर पे देखने को मिल रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने भी साफ तौर पे निशाना साधा है। हरदा के बयान को लेकर कहा कि कांग्रेस में अब साफ तौर पे दो फाड़ में बढ़ चुकी है और गुटबाजी अपने आप पे चरम पे हो चुकी है, जिसको लेकर अब वो चीज़ें मुखर कर भी सामने आ रही। चलिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ने, उनसे आपका तारुफ करा दें। चौहान भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतबीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरुषि सुंदरयाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। आरुषि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ रितेश चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है रितेश जी आपका। दर्शन डोभाल जी आप प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनुपम खत्री जी यूकेडी प्रवक्ता है, आप सबों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत जिसे कह सकते हैं वो रितेश चौधरी जी के साथ। रितेश जी क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ रितेश जी, आप जिस तरह के बयान साफ तौर पे हम देख रहे हैं कि हरीश रावत के देखने को मिल रहे हैं, और ये बयान कोई पहला नहीं, इससे पहले भी वो अपने पार्टी के नेताओं को लेकर बयान देते रहे हैं। इस बयान को क्या सियासी बिसात के तौर पे देखें, किस तरह चाहेंगे आप? देखिए, हरीश रावत जी का अगर हम कांग्रेस और राजनीति के संदर्भ में एक बात करते हैं तो वो एक हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता है और उत्तराखंड में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है कांग्रेस को स्थापित करने में, कांग्रेस को लंबी यात्रा तक ले जाने में। लेकिन आप उनके इस बयान को आज राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें, क्योंकि हाल में हमने इस बात को देखा है कि गुलाम नबी आजाद साहब भी अभी कुछ पार्टी के लोगों से नाराज होकर या उनकी इस व्यक्तिगत टिप्पणी से उन्होंने पार्टी को छोड़ा है। और ये हालात कमोवेश कांग्रेस में चारों तरफ अभी हमको देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, देश में लंबे समय तक उसने सत्ता के साथ रही है, लेकिन आज जब एक डूबता जहाज वाली स्थिति हमारे सामने आ रही है तो बहुत सारे जिन्होंने सत्ता को संभाला है कहीं ना कहीं वो अपने आप को इस स्थिति में पा रहे हैं कि युवा नेतृत्व में उनकी जगहों को गौण किया जा रहा है। हमें जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उनके सुझावों की आवश्यकता होती है और जो युवा पीढ़ी है उसको भी आगे आके अपनी बात को रखने की आवश्यकता होती है, मिले जुले स्वरूप की आवश्यकता है। लेकिन जिन्होंने पार्टी को स्थापित करने में अपना जीवन दिया हो, अगर उनकी बात कहीं पीछे होती है तो निश्चित ही ऐसी बातें सामने निकल कर आती हैं। और ये बयान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये नहीं है कि हरदा का जो ये बयान है वो उन्हें किसी तरह का राजनीतिक लाभ अन्य दिशाओं में दिला देगा, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी की जो अंदरूनी स्थिति है वो कमोवेश हर राज्य में हमें ऐसी ही देखने को मिल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप एक वरिष्ठ नेता के इस तरह के बयान हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ आरुषि जी किस तरह से देखे इस बयान को और क्या कहेंगे? रावत जी हमारी पार्टी के सीनियर नेता हैं, वो कुछ भी बोलते हैं तो बड़ा सोच समझ के बोलते हैं और उनका इशारा किसकी तरफ है वो तो वो स्वयं ही बता सकते हैं। उन्होंने जो है इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि वो किसको टारगेट करके ये बात बोल रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये बात जो है, जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, जो आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी लोग हैं, इस तरह के लोग हर पार्टी में मौजूद होते हैं, लेकिन कांग्रेस में जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है और जो है जो भी व्यक्त करना चाहे अपने विचार व्यक्त कर लेता है। तो उसी तरीके से हरीश रावत जी पहले भी कई बार अपने विचार जो है खुले तौर पर व्यक्त कर चुके हैं और उनका ये नेचर भी है, तो उन्होंने अपने जो दिल की बात थी वो बोल दी। और इसका मुझे लगता है जो इंटेंशन उनका बोलने का है वो उन लोगों के लिए है जो अपने आप को पार्टी से ऊपर देखते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते, जमीन से जुड़ के काम नहीं करना चाहते और काम करने से पहले उन्हें रिजल्ट चाहिए, काम करने से पहले उन्हें इम्पोर्टेंस चाहिए। जिनके लिए ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने में वो एक्सपर्ट हैं, ये तमाम बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, कौन लोग हैं? देखिए ये स्पष्ट तो मैं नहीं कर पाऊंगी, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें सामने निकल कर आ रही तो मुझे लग रहा है नाम भी बताने की जरूरत है हरदा, लेकिन वो नहीं कहते। वो यही है कि उन्होंने जब स्पष्ट नहीं किया तो कोई कारण रहा होगा कि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया और मेरी उनसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं हो पाई कि वो किसको टारगेट करके ये बात बोल रहे हैं। ये बात तो वो स्वयं ही बता सकते हैं। अगर ये बात कही जाए कि भाई मुद्दे सही तरह से कार्यकर्ता नहीं उठा पा रहे हैं, आप बूथ नमन कार्यक्रम एक तरफ चला रहे तो और चुनाव भी नजदीक है, तो उसका कहीं ना कहीं गलत असर भी साफ तौर पे जा सकता है ना। देखिए कांग्रेस का कार्यकर्ता काम तो कर रहा है, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे हर पार्टी में होते हैं कि जो है पार्टी के हिसाब से नहीं चल पाते। कुछ लोग ऐसे हमेशा ही परेशान करने वाले हर पार्टी में होते हैं कहीं ना कहीं, कि जो लोग जो है पार्टी जैसा चाह रही है उस हिसाब से नहीं चलते, अपनी मनमर्जी ज्यादा चलाते हैं, खुद को पार्टी से ऊपर देखना चाहते हैं।
खुद को जो है मतलब पार्टी से उनकी एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है, एफर्ट्स उनके कम होते हैं, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं, तो वहां इस तरह की समस्याएं आती हैं। और जो सीनियर नेता होता है उसे कहीं ना कहीं ऐसा देखकर जो है दुख होता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनका जो दुख है कहीं ना कहीं कुछ उन्होंने ऐसा देखा होगा, कुछ उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोग जो है अब महत्वाकांक्षी अधिक ही हैं और इस कारण से उनका बयान उन्होंने दिया है। ठीक है सतवीर जी, आप तो बहुत खुश हो रहे होंगे कि आपका काम तो हरदा खुद करे दे रहे हैं। हरीश जी प्रणाम, और आपके सभी दर्शकों को, HNN के सभी दर्शकों को प्रणाम। हरीश जी, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरा कोई इसमें संवैधानिक और नैतिक अधिकार नहीं है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मगर जब राजनीतिक पार्टी का जो अंदरूनी घर का जो मामला है, जब सड़कों पर आ जाए, मीडिया पटल पर आ जाए, आपकी डिबेट में आ जाए, तब उस विषय पे चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। अगर आप इसका स्वरूप देखेंगे कि हरीश रावत आज इस स्थिति में क्यों है, उसका मुख्य कारण ये है कि विधानसभाओं में जो करारी हार हुई है, जो उससे माहौल उत्पन्न हुआ है, इनके वरिष्ठ नेताओं में जिस प्रकार की बेचैनी उत्पन्न हुई है, जो मात्र चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि हमें विधायक बनना है या जनसेवक बनना है, चुनाव मात्र इसलिए लड़ रहे थे कि हमें मुख्यमंत्री बनना है। किस प्रकार से उत्तराखंड के संसाधनों पर फिर से का डाला मात्र लड़ाई थी। और आप उत्तराखंड की जो महान जनता है, जो देवतुल्य जनता, उसको पता है कि उत्तराखंड का जो पूरे विश्व में जो परिचय है, उसका एक परिचय है कि किस प्रकार से यहाँ निष्ठा के रूप में जनसेवा की जाती है। उसी को जब इसको दरकिनार किया गया और ये तमाम तरह के जिस प्रकार के आज प्रकरण हरीश रावत के या उनके अन्य दलों के, उनके साथियों के जो आ रहे हैं, जो उनके दल में, वो स्पष्ट रूप से अब देखने को आ रहा है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, हरीश रावत कार्यकर्ता किसको मान रहे हैं, मैं ये समझ में नहीं आ रहा कि करण मेहरा को कार्यकर्ता मान रहे हैं, प्रीतम सिंह को कार्यकर्ता मान रहे हैं, यशपाल आर्य को कार्यकर्ता मान रहे हैं, ये सब तो कार्यकर्ता है नहीं। अगर आप इनसे, एक मिनट मैं पूरा कर लेता हूं, अगर आप इनसे जाके पूछोगे कि आप कार्यकर्ता हो, तो बोलेंगे हम तो बहुत पुराने नेता है कांग्रेस के। कार्यकर्ता वो होता है जो बूथ पे खड़ा होता है, आंधी में खड़ा होता है, हर जगह खड़ा होता है। और अगर नहीं, बीजेपी में भी तो इस तरह के बयान दिए जाते हैं। हमारे यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा कि 1300 से पूरे पर 1300 से अधिक हमारे पास विधायक है और 18 करोड़ की हमारा परिवार है। किसी भी कार्यकर्ता का या वरिष्ठ नेता का या हमारे सामान्य नेता का किसी का भी कि पार्टी कभी भी इस तरीके के फेस पे आके खड़ी हो, मीडिया में चर्चा का विषय बने। हमारा मीडिया में चर्चा का विषय भी बनता है कि उत्तराखंड में या किसी प्रदेश हमारी सरकार है, या इस समय वर्तमान में मोदी सरकार जो जिस प्रकार राष्ट्र में आयाम विकास के नए नए स्थापित कर रही है, उस पर चर्चा होती है। हमारे कभी भी इस प्रकार के प्रकरण नहीं होते, क्योंकि जैसी परवरिश होती है वही सामने दिखता है, और जिस प्रकार की परवरिश हो वो आपके सामने पटल पे दिख रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, हरीश रावत की ये स्थिति है, कोई भी प्रदेश में जब जाते हैं, ये कहावत है कि जहां जहां संतन के पांव पड़े वहां बंटा धार हुआ, वो स्थिति आज उनके ऊपर लागू हो रही है। अनुपम खत्री जी, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, हरीश रावत जी नो डाउट एक बहुत सीनियर मोस्ट नेता है। मैं तो बहुत छोटा सा था जब इन्हें पहली बार देखा था। पर हरीश रावत जी की एक बड़ी जबरदस्त खासियत है, उनका तीर और कमान सामने दिख जरूर रहा होता है, लेकिन निशाना कहीं और ही होता है। मैंने इनके बयान को अभी आपके चरित्र से सुना। देखिए, इसमें उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनाओ के लाइजनिंग के काम चल रहे हैं, या उन्होंने एक बात ये भी कही कि कार्यकर्ता इसमें कहीं हताश महसूस हो रहा है। लेकिन साथ में उन्होंने एक बड़ी बात और बड़े हल्के अंदाज में कही कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बना सकते हैं। तो उसमें सबसे अग्रिम श्रेणी में तो खुद हरीश रावत जी का ही नाम है। तो हो सकता है वो अपने लिए इशारा कर रहे हो। अब 2024 में आने वाले हैं चुनाव लोकसभा के, मेरे ख्याल से 27 में, मतलब आगामी आने वाले 24 में। तो हो सकता है कि वो उसके लिए अपना रास्ता बना रहे हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो जहाँ जहाँ भी हरीश रावत जी खड़े हुए हैं, अब जनता ने उनको नकार दिया, या उन्होंने सीटें गलत चुनी, या फिर कांग्रेस के आंतरिक कलह रहे, पर परिणाम यही रहा कि वो कहीं से भी जीत नहीं पाए। तो ऐसे में नया रास्ता टटोलना भी जरूरी है। तो हो सकता है इस बयान में जो एक लाइन ये जोड़ी गई है कि चेहरा बन सकता है कांग्रेस का नेता, वो एक ऐसी पहचान बन सकता है। और अभी बीच में यहाँ ये भी खबरें चली थी, जब कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो रही थी कि हरीश रावत जी का भी नाम है। अब कितना था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये अटकलों में जरूर आया था। एक हमारे आदरणीय दोस्त सतवीर जी ने एक बात कही, मैं उसमें एक कुछ लाइन कहना चाहूँगा। आपका सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी में भी यदाकदा ऐसे बयान आते हैं।
तो सतवीर जी ने बड़ी वाकपटुता से इस बात को घुमाया जरूर है, लेकिन आते तो हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी बीच में बोले, तीरथ रावत जी भी बीच में बोले और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को ही टारगेट करके बोले हैं। तो बयान तो आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। अब एक बड़ा सामान्य सी भी बात है कि जब कुटुंब बड़े होते हैं, परिवार होता है, तो थोड़ी बहुत विचार मतभेद आपस में तो चलते ही हैं, घरों में भी चलते हैं, संगठन में भी, राजनीतिक संगठनों में भी चल सकते हैं। किसी की कोई बात अच्छी लगी, किसी की नहीं लेकिन लगी। अनुपम खत्री जी, यूकेडी का कुटुंब कब बड़ा होगा? यूकेडी का कुटुंब भी आपको जल्दी बढ़ता हुआ दिखेगा, बढ़ भी रहा है। अभी हमारे साथ और कुछ नए लोग जुड़े हैं, हमारा यूएसएफ भी अब बढ़ रहा है। हम भी अपने प्रयास में अब एक नई सिरे से, नई सोच से, नई ऊर्जा से लगे हुए हैं और इसके परिणाम आपको एक आगामी तरफ तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी बूथ तक चले जा रहे हैं, बूथ को मजबूत करने में, लेकिन यूकेडी को देख रहे हैं कि हमने कार्यकर्ताओं का ही अभाव है। बिल्कुल, ये इस बात से मैं डिनाई नहीं करूंगा। वर्तमान स्थिति में उत्तराखंड क्रांति दल में नेताओं की कमी नहीं है, वरिष्ठ नेताओं की भी कमी नहीं है। काशी सिंह एरी जी की आप बात कर लें, चाहे दिवाकर भट्ट जी की कर लें, पवार जी की कर लें, बड़े बड़े नाम हैं जिनका उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन राजनीतिक सक्रियता में अगर हम कहें, सत्ता की सक्रियता में, तो बहुत ज़्यादा उपस्थितियां नहीं हैं। वर्तमान में शून्य की स्थिति है, पर ये बड़ा पॉजिटिव भी है। कई लोगों के लिए आपदा आपदा होती है और कई बार आपदा अवसर भी होती है। शून्य से ही तो सब चीज़ों की शुरुआत होती है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि उत्तराखंड क्रांति दल का जनरेशन नेक्स्ट शून्य पे कब तक बने रहना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये इसी बार आपको दिख जाएगा 2027 में, ये शून्य नहीं होगा, बल्कि निकाय शुरू कर देंगे। और ये वादा है, क्योंकि अब संगठन बढ़ रहा है। जनता इस समय जिस गवर्नेंस को फेस कर रही है, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही है, बहुत लंबी लिस्ट हो गई है। अंकिता से अगर हम शुरू करें तो यूके SSSC, विधानसभा बैकडोर, मसूरी में चलने वाली मैगी पॉइंट्स के ऊपर की ड्रिल और इधर के मामले, बहुत मामले हो गए। चलिए दर्शन डोभाल जी, आप क्या कहेंगे? सर मैं तो ये कहूँगा हरीश जी कि अभी जैसे आप एक बयान सुना रहे थे हरीश राव जी का, और ये बार बार उनका दर्द छलक रहा है। इससे पूर्व में भी उन्होंने अपना दर्द बयान किया। तो मुझे लगता है कि दर्द इस टाइम पे कांग्रेस का ऐसा है कि हरीश राव जी का अपना दर्द है, प्रीतम सिंह जी का अपना दर्द है, और हरक सिंह रावत जी का अपना दर्द। जिस तरह से 3 गुटों में अभी बटी हुई है कांग्रेस उत्तराखंड के अंदर, तो मुझे लगता है ये पार्टी पूरी अभी दर्द में है। पूरी पार्टी में ही दर्द है। तो कई लोग उस दर्द का फायदा कहीं आम आदमी पार्टी तो नहीं उठा लेगी? देखिए, मैं अब वो आम आदमी पार्टी उसका फायदा उठाएगी या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा सर। लेकिन फिलहाल मैं कांग्रेस की बात करूं तो ये दर्द में कदर डूबी हुई है, और उसका मैं आपको जवाब भी दे रहा हूं कि वास्तव में इस दर्द से काफी लोग बाहर निकलना चाहते हैं। सबने अपनी सेटिंग लगा रखी है। अब एक बात आपने इसमें और कही थी हरीश राव जी के बारे में, कि वो जो है अभी जैसे यूकेडी के हमारे खत्री साहब भी कह रहे थे इस बात को, कि उनका निशाना कहीं और था, कि राष्ट्रीय का जो राष्ट्रीय दल की जो बात कर, राष्ट्रीय उस पे जो जाना चाहते हैं, पटल पर जाना चाहते हैं, और वहां पे जगह बता रहे हैं। तो मुझे लगता है वो अपनी बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी उम्र भी हो गई है। मुझे लगता है वो किसी को लालच दे रहे हैं। जो न्यूट्रल 2-3 लोग हैं, बड़े नेता जो न्यूट्रल है, आपको पता है दर्शन डोभाल जी किस पे निशाना है? क्योंकि बीजेपी कहती है कांग्रेस की बी टीम है आम आदमी पार्टी। नहीं, मैं कांग्रेस की अभी बात कर लूं। पहले ना आपको मैं बताऊं कि जो उन्होंने इशारा किया है, वो किसी को लालच देने की बात कही है। उसमें से जो कांग्रेस, उसमें से कोई जो बड़ा नेता है, जो ज्यादा विवादित बयान अभी नहीं दे रहा है, उनकी तरफ है, कि ताकि उनके अपने तरफ मोड़ने की कोशिश है हरीश राव जी की। और दूसरी बात आपने कही थी कि जो है निशाने की बात की, भारतीय जनता पार्टी अब उन पर निशाना साध रही है। देखिए हरीश जी, ये निशाना तो पिछले 22 सालों से कभी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे साधती रही, कभी कांग्रेस भाजपा पे, कभी भाजपा कांग्रेस पर है। लेकिन तीर किसी ने नहीं छोड़ा, तीर किसी ने नहीं छोड़ा आज तक, सिर्फ निशाने ही साधे हैं। क्योंकि ये जब तीर छोड़ेंगे तो दर्द दोहरा होगा, क्योंकि दर्द देना नहीं चाहते। क्योंकि ये तीर छोड़ेंगे तो उधर से भी वैसे ही तीर उनको सामने से आएंगे, क्योंकि दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार की बराबर साझीदार रही है। दोनों क्या मिलजुल कर भ्रष्टाचार किया है। तो ये सिर्फ निशाने साधते रहेंगे, लेकिन तीर कभी चलाएंगे नहीं। ये आपको मैं स्पष्ट कर दूं। ठीक है। आरुषि जी क्या कहेंगे?
देखिए, मैं यही कहूंगी कि देखिए इस बयान को मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही टोल मटोल के देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा इसमें से निकालने की कोशिश की जा रही है। इतनी गहराई शायद इसमें नहीं है जितनी इसमें से निकालने की कोशिश की जा रही है कि इसमें जो है निशाना किसकी तरफ है किसकी तरफ नहीं है। मुझे लगता है बड़ी बात बहुत सिंपल तरीके से हम इसे ले इतनी बड़ी सकते बात हैं। कही जाए अब कार्यकर्ताओं को लेकर और हरदा के बयान को, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो पब्लिक डोमेन में आकर फेसबुक पर और तमाम चीजों पे पोस्ट करते रहे हैं ये जी, चीजों को जी, लेकर। जी। तो हाँ, क्या जी। एक वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस में चल रही है जहां पर वो ये बताना चाहते हैं कि देखो भाई सुर्खियों में रहकर अपने आप को एक पावरफुल चाहते हैं? देखिए, उनको क्योंकि अपने आप को ये आम हो पावरफुल चला है साबित कांग्रेस में। करने की जरूरत नहीं है। वो हाँ। बहुत पावरफुल ऑलरेडी हैं हाँ। और उनके एक एक बयान अगर पर वो अगर इतने इतनी नजर पावरफुल रहती हैं, है तो प्रीतम सिंह के पोस्टरों में उनकी जगह नहीं होती है, उनके कार्यक्रमों में ये नहीं होते, इनके कार्यक्रम में वो नहीं होते, ये भी तो देखते रहते हैं ना हम लोग। देखिए, ऐसा हाँ। नहीं है कि कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है और हाँ। ऐसा नहीं है कि अन्य गुटों में गुटबाजी नहीं हाँ। होती। मुझे जो है अभी अनुपम जी की बात बड़ी अच्छी लगी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारा जो दल है कमजोर है, स्वीकार किया, बड़ी अच्छी बात है। तो वैसे ही कांग्रेस की भी मैं बात कहूं कि हर राजनीतिक दल में हर तरह का फ्रेज आता है ना। कभी बीजेपी में भी खराब फ्रेज रहा है, कभी कांग्रेस में भी खराब फ्रेज रहा है। ठीक है, लेकिन 24 की तैयारी इस तरह से की जाएगी कि हमारे कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं, नहीं, हमारे बिल्कुल। कार्यकर्ता मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, इस तरीके से की जाएगी। मुझे तो लगता बढ़िया है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हाँ। जरूरी हो जाता है जब हमें किसी को मोटिवेट करना होता है। जब हम किसी को टोकेंगे नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम बड़ों की सुनेंगे नहीं तो आगे काम कैसे है। समय रहते उन्होंने मुझे लगता है बहुत सही समय पर जो है एक टोकने का काम कर दिया है और इसका रिजल्ट मुझे लगता है कांग्रेस के लिए पॉजिटिव होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे जितने कार्यकर्ताओं ने ये बात बीजेपी सुनी तो कह रही है कि मुझे नहीं लगता बहुत इसका बुरा कोई इंजाम होने नेगेटिव वाला है। नहीं, इसका कोई नेगेटिव परिणाम हमें नहीं देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी है, अच्छी बात है कि थोड़ी थोड़ी डांट भी कार्यकर्ताओं को पड़ती रहनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा कम से कम मोटिवेशन उन पे आएगा। थोड़ा मतलब मुझे लगता है कभी कभी जैसे बड़े होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे हमारे दादा दादी, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ उनसे और मैंने बचपन से ही मतलब मैं उन्हें देखती आ रही हूँ, वो मेरे एक तरह से रोल मॉडल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक दादाजी जो है बच्चों को डांट देते हैं, कभी कभी उनका इंटेंशन हमेशा यही होता है कि इसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो इसी तरह की बात मैं ऐसे देखती हूँ। इसमें से बहुत ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। उन्होंने छोटी सी बात कही है। ठीक है और रितेश इसका जी, मैं आपसे फायदा समझना हमें चाहूंगा जरूर कि इस मिलेगा। तरीके के बयान जो हरदा रह रहे हैं कि वो बताना चाहते हैं कि कांग्रेस में मौजूदा वक्त में जब उन्होंने ये बात, एक बयान उनका ये भी था कि छोटी बहू का बयान उन्होंने दिया था, तो क्या ये समझा जाए कि इस तरह के बयान देकर वो बताना चाहते हैं कि कांग्रेस में वो पावरफुल चेहरा है, या उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है जिसकी वजह से इस तरह के बयान आ रहे हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, अजय जी, जो भारतीय राजनीति की जो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने देखने को आती है कि जो हमारी बुजुर्ग पीढ़ी है, सत्ता में राजनीति में बने हुए जो बड़े चेहरे हैं, वो चाहे किसी भी दल से हों, चाहे वो कांग्रेस से हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी से हों, वो अपनी जो एक जगह समय के साथ बनाते हैं, वो अब उस स्थिति में अपने जीवन काल में उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये कमोवेश स्थिति किसी भी दल की आप ले लीजिए, सब जगह देखने को मिलती है। हमें इस बात को भी समझना होगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे वो अन्य कोई भी दल हो। आज आप नई पार्टी है या कोई अन्य पार्टी नहीं हमारे सामने आती है, वो नए विचारों के साथ आगे आने की जगह देनी पड़ेगी। और यही स्थिति होती है जब हम देखते हैं कि जो नए विचार हैं उन्हें जगह नहीं मिल पाती और नए विचार अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं। और जो पुराने लोग हैं, जब नए लोग आगे आने लगते हैं तो पुराने लोगों को अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आती है या उन्हें लगता है कि उनका समय अब चला गया है। हमें देखिए, बुजुर्गों का सम्मान हमारी देश की परंपरा है। जो इस वक्त कांग्रेस के अंदर हरीश रावत जी कर रहे हैं, हरीश रावत एक मतलब राजनीति के पुरोधा है। एक लंबे अरसे से, कई दशकों से वो राजनीति में है। वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आज अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अपने मुद्दों को नहीं रख रहे हैं या कांग्रेस में बातें सही ढंग से नहीं सुनी जा रही हैं, तो ये निशाना निचले स्तर पर बात को कहने का प्रयास नहीं है। तो ये निशाना निचले स्तर पर कट गई है, भयानक गुटबाजी चल रही है, भयानक बयानबाजी चल रही है। लेकिन बयानबाजी से और खासकर गुटबाजी से बीजेपी भी अछूती नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? पहले तो कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा कि भाई हमें मोटिवेशन और क्रिटिसाइज्म के ऊपर उन्होंने अपना व्याख्यान किया। अब कांग्रेस के पास जब प्रत्येक दिन एक नेता उनका मीडिया के सामने आके इस तरह के बयान देगा तो उनका प्रवक्ता भी किस प्रकार से डिफेंड करे और किस प्रकार से वो केवल अपने एक
फॉर्मेलिटी जो होती है उसको निभा रहा है। तो दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हरीश रावत की जो आपकी स्थिति ये है कि जो उन्होंने अपने दूसरों के लिए पैदा किया था, जो बोया था, वो आज उनको खुद काटनी पड़ रही है वो फसल। चाहे वो एनडी तिवारी के समय का हो, चाहे इंदिरा देश का हो, जब एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री जी थे, किस प्रकार से वो रोज अपने सेंटर को पत्र लिखते थे कि मैं उत्तराखंड छोड़ रहा हूँ, और इंदिरा देश का भी सभी ने देखा है। और दूसरा, जिस प्रकार से उन्हें 2 प्रदेश का प्रभारी बनाया गया, आसाम का और पंजाब का, इन दोनों प्रदेशों का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि एक जगह तो आसाम में 15 साल तक कांग्रेस थी, जहां पर उन्होंने एक कहना चाहूंगा कि गोगोई जी एक अच्छे मुख्यमंत्री थे और अमरिंदर सिंह जी एक जो ऐसे मुख्यमंत्री थे जो बॉर्डर स्टेट था। मैं पूरा कर लेता हूं, तमाम चीजें मैं भी आऊंगा, बाहर निकल कर उस विषय पे भी आऊंगा मैं। अमरिंदर सिंह का नाम जब आता है तो मैं आज का दिन याद करता हूं, जिस प्रकार से जब संसद भवन पे हमला हुआ था, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उन सभी शहीदों को सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि इन 2 प्रदेशों में कांग्रेस का अच्छा संगठन था, मगर हरीश रावत जी का वहां भी सानिध्य लोगों को मिला। और आप देख लीजिए कि आसाम में क्या स्थिति हुई, पंजाब में क्या स्थिति हुई, यहाँ पर देख लीजिए जब वो कहते कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो उनको मुख्यमंत्री का आश्वासन न देके उनको उसका चुनाव कमेटी का उनको वो बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया। मगर आप देख लीजिए उस जब टिकट बंटवारे का देखा होगा आपने, क्या आश्र हुआ। पहले अपने आप कहीं चुनते हैं, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी। फिर मैं कहना चाहूंगा कि जब आप इतना घुमा रहे हैं तो इसको भी मैं कहना चाहूंगा कि 3 एमसीडी का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, चाहे गुजरात का ऐतिहासिक चुनाव। और गुजरात का ऐतिहासिक चुनाव इसलिए कहता हूं कि क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने 32 सीटें आज 1947 से लेकर आज तक नहीं हारी थी, उसमें से भी वो 17 पे आगे। तो कांग्रेस को अब इस मोटिवेशन से बाहर निकलना है कि जो अभी इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि जिस प्रकार के लगातार बयान आते रहे। दूसरा आपने कहा कि भाई इनकी चर्चाओं के विषय में तो जब मीडिया के सामने आ जाएगा आप आमंत्रित करोगे, हम इस अपना जो इनकी लड़ाई है, सुरफुटबल की लड़ाई आ गई है, उस पर हम अपनी बात रखेंगे। ठीक है, लड़ाई कोई नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई है कांग्रेस में। बिल्कुल जो है शांत है कांग्रेस के अंदर सबका माहौल। और ऐसा आपने अगर आप इस बयान को बहुत गहराई से ले रहे हैं, मुझे लगता है कि इसको इस तरीके से ले ही गलत रहे हैं आप कि कोई लड़ाई है या कोई गुटबाजी है। इसका कोई गुटबाजी से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ ठीक है, अच्छी बात है कि कोई कुछ कह रहा है, उसको बोलने की आज़ादी है बिल्कुल, लेकिन इसको कोई लड़ाई के तौर पे ना देखा जाए, मुझे ऐसा लगता है। और जहां तक बात है कि उनका जो कहने का मतलब क्या था, तो मुझे साफ तौर पे यही कह रही कि अब आपके ऐसी गुटबाजी हो गई है जो अब तो बाहर निकल कर आ गई, अंदर से कमरों के अंदर से बाहर आ चुकी है। देखिए गुटबाजी किस दल में नहीं है, हर दल में है। किसी भी राजनीतिक दल की बात करेंगे हम तो उसमें गुटबाजी कहीं ना कहीं होती है, मतभेद होते हैं, बड़ा परिवार होता है जब, तो कहीं ना कहीं जो है जो जहाँ 4 बर्तन होते हैं थोड़ा थोड़ा खटक लेते हैं। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबके साथ होता है, हर दल में होता है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर दल में होता है। लेकिन इसको जब कांग्रेस की बात आ रही है तो यहाँ पर अलग तरीके से क्यों देखा जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और जहां तक उनके कहने का मतलब था, तो मुझे लगता है उनका कहने का मतलब साफ था। और हाँ, हर राजनीतिक दल में कभी जो है अच्छा समय होता है, कभी खराब समय होता है, इलेक्शंस में ऐसा ही होता है। कांग्रेस ने बहुत अच्छा समय देखा है और आने वाला समय भी कांग्रेस का बड़ा अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं जो एक माहौल है फिलहाल, हो सकता है कि कांग्रेस के पक्ष में धीरे धीरे बन रहा है, ऐसा नहीं है। सबको जो है हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है, इतने सारे लोग जो है सड़कों पर कांग्रेस के लिए उतर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस है कांग्रेस को। ऐसा नहीं है कोई जो है इसमें हताश निराश कांग्रेस आज की डेट में नहीं है। आने वाले परिणाम हम अच्छे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है पूरा माहौल हम अपनी तरफ वापस खींच लेंगे। देखिए, हरीश रावत जी के बयान को गहराई से ना लें, ये कहना तो बिल्कुल अनुचित सी बात हो जाएगी, क्योंकि वो हरीश रावत है और वो अगर बोल रहे हैं तो वो फिर हवा की बात नहीं हो सकती। या तो माननीय प्रवक्ता जी ये कहना चाह रही कि हरीश रावत जी ने बोल दिया, हवा में ले लो, बस बात खत्म। तो इसका मतलब गलत ना निकाला जाए। देखिए, गलत और सही नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, चलिए इस पे आते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस सही से काम नहीं कर रही, तो सही बात है, नहीं कर रही। नेता प्रतिपक्ष जो हैं यशपाल आर्या जी, उनको किस मुद्दे पे स्टैंड होते देख लिया। अब अध्यक्ष जी है करण मेहरा जी, वो बोलते हैं, ठीक है बोलते हैं, वो अपने केबिन से बैठ के मीडिया को बाइट दे देते हैं। सड़कों पे कहाँ है कांग्रेस? सत्र मेरे को बोलने दीजिए प्लीज। देखिए,
शत्रु सचिवालय हुआ, का घेराव शत्रु करना हो हुआ। या कहीं ना कहीं विधानसभा नहीं, के विधानसभा बाहर घेराव में आप प्रदर्शन कांग्रेस नहीं थी, विधानसभा करना सत्र हो। तो 2 दिन में इति श्री करके बीजेपी निकल गई और देखिए, बैठे पूरे हुए 14 619 विधायक सवाल थे कांग्रेस वहां के, पे एक जिनका जवाब देना भाजपा ने जरूरी नहीं एक ही समझा। सवाल के लिए जब कोई खड़ा हुआ था कांग्रेस का, मुझे अभी उसका नाम पूरे याद नहीं, 619 उसे कहा बैठ सवाल जाओ, लगाए ये गए सवाल थे। रहने दो, तो वो बैठ गए तुरंत। विपक्ष का काम ये थोड़ना है। मैं कह रहा हूँ सत्ता देखिए, कितनी भी अच्छी एक चली है, पैटर्न होता है हर चीज का, अब हर चीज का एक आयुषी जी पैटर्न बोलने होता है, दीजिए। और देखिए 619 प्लीज, सवाल आप कांग्रेस बोलती के लगाए गए थे। आप बोलिए, हम चुप रहे ना। बिल्कुल, अब हम आप आपके बोलिए। बोलने पे व्याख्यान दे रहे हैं, उसको शांति से सुनिए। जी, बोलिए। सुनना बड़ी अच्छी, लिसनर होना बहुत अच्छी बात होती है। नहीं, थोड़ा साथ में सुनिए। एक बातचीत होना जरूरी आप है ऐसे ना, काटते आपको एक बात रहेंगे बोल तो के मेरे को लगेगा, ऐसे छोड़ नहीं सकते ना, मुझे मुझे उसका लगेगा जवाब कि देना आज- पड़ेगा। जल्दी से अपनी जवाब को कंप्लीट मैं कहाँ से जवाब कंप्लीट जल्दी करूँ जल्दी सर? जल्दी से। आज तो ये देवरानी जेठानी वाला सीन मेरे साथ हो रहा है, वैसे भाजपा कांग्रेस में होता है हमेशा। देखिए, ये सीधा सा है कि हरीश रावत जी बोल रहे हैं, उसके बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं, असली मतलब तो वही जानते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि धरातल पे आज विपक्ष को जिस तरीके की भूमिका अदा करनी चाहिए, उसमें उसके परसेंटेज बहुत कम है, उसके बहुत कम है। औपचारिकता के लिए आ गए, कहीं बैठ गए, कहीं चले गए, कहीं गुरजाल जी आ गए, कहीं करण जी आ गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बिल्कुल शून्य है। वो बिल्कुल भी कहीं मुझे तो दिखे नहीं, कहीं कुछ करते हुए प्रैक्टिकली नहीं दिखे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों ना कहे कि कांग्रेस में रार है, जब हमें पता चलता है अभी 2 दिन पहले कि साहब वहाँ से प्रीतम सिंह जी के बैनर उतार दिए गए, करण जी के बैनर लगा दिए गए। ऐसी बातें निकल के बाहर अगर आ रही हैं, जब घर की लड़ाई घर से निकल के बाहर आ जाती है तो फिर वो घर की नहीं रहती, वो पूरे जमाने के सामने खुल जाती है, पूरे जमाना उस पर चर्चा करता है। और यहाँ का ये विपक्ष है, उत्तराखंड में इस समय अगर विपक्ष ऑथेंटिक विपक्ष है तो वो कांग्रेस है, उसी के विधायक हैं इनके साथ। ऐसे में उन्हीं के शीर्ष नेता अगर ये बात करते हैं कि भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश है, कांग्रेस वो काम सही से नहीं कर रहे, कांग्रेसी जो उन्हें करना चाहिए, विपक्षी भूमिका नहीं निभा रहे हैं, वो अगर ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय चेहरा कोई बनाना है, तो ये उनका ये वाली जो एक लाइन है राष्ट्रीय चेहरा, इसमें कहीं कुछ और बहुत सारे मायने हो सकते हैं। जैसा हमारे रितेश जी ने भी इसका विश्लेषण किया, तो बहुत सारे मायने उसके हम ठीक, आरुष जी जवाब दें फिर आगे। देखिए, इन्होंने विधानसभा सत्र की जहां तक बात करी, तो उसमें आप विपक्ष की भूमिका को दोष कैसे दे सकते हैं? इनकी जो विधानसभा सत्र इन्होंने जो 2 दिन तक जो है 5 दिन के लिए इन्होंने विधानसभा सत्र बुलाया, उसके बाद 2 दिन में उसे समाप्त कर दिया। इसमें कांग्रेस का कहां दोष है? इनके तो अपने जो विधायक बनाए हुए हैं, भाजपा के विधायक हैं, उन्हें तक अपनी क्षेत्र की समस्याएं विधानसभा में आके बोलने का अधिकार नहीं मिला, है ना? तो इनका जो मुख्यमंत्री है, उनको जो है ज्यादा दिल्ली के एमसीडी चुनाव की चिंता थी, वो जो है यहाँ से जो है अपना जो है शक्ल दिखाकर वहां चले गए। तो इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इनके लिए अपनी क्षेत्र की समस्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ये विधानसभा सत्र में ये कहते हैं कि भाई बिजनेस नहीं है। अरे बिजनेस बनाना पड़ता है, बिजनेस तो बनाना पड़ता है सबको। सारे विधायक जितने हैं उन्हें बोलने का अधिकार मिलता, जबकि अगर सोमवार तक ये सत्र चलता तो मुख्यमंत्री जी को सारे सवालों के जवाब देने पड़ते, क्योंकि जो है जो मंडे होता है विधानसभा में, जो मुख्यमंत्री का दिन होता है, लेकिन इन्होंने जो है उसे वहां तक ये लेके ही नहीं गए। मुझे लगता है पिछले 5 सालों में हमने जो है मंडे का विधानसभा सत्र देखा नहीं है। नहीं, वो अलग विषय सबसे बड़ा ये है कि आखिर जिस तरीके के बयानवीर, खासकर कांग्रेस में जिस तरह की बयानबाजी देखने को, क्या कहेंगे सतवीर जी? मैं पहले तो कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि हरीश रावत के बयानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। नहीं, ये लाइन तो मैंने बोली नहीं, गंभीरता की बात मैं नहीं कर रही हूं। गहराई से बोल दिया, उसको मैं दूसरे उसका वही अर्थ निकलता है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता ना समझे तो नासमझी को मैं व्याख्यान कर सकता। दूसरा आप बता दीजिए कौन सा अर्थ निकाला जाए, समझा दीजिए कौन सा अर्थ निकाला जाए। सुन लीजिए, अर्थ इतने निकल गए कि कांग्रेस असमंजस की स्थिति में खुद है उनके। अब मैं कहना चाहूंगा, जिस कह रहे कि गहराई से मत लो, इतनी गहराई से ले लिया कि अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़, चलो उनको मान लेता हूं कि बुजुर्ग अवस्था में वो चले एक दूसरे दल में, मगर शेर गिल जो इनके मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और जो आज आसाम के मुख्यमंत्री है, उनको किस कैटेगरी में रखते हो? मतलब हरीश रावत के बयानों को किसने गंभीरता से लिया, किसने नहीं लिया, वो सारे परिणाम सामने हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, पूरे भारत में 1426 विधायक है, उसमें से 1394 विधायक हमारे पास है। एक विधायक का ऐसा बता दीजिए, एक मंत्री का ऐसा बता दीजिए, कभी किसी जो उस प्रदेश की जनता
को या उसके संगठन को इस मुसीबत को झेलना पड़ा या उसके कार्यकर्ताओं को। देखो, नेताओं ने उनकी अपनी स्थिति जैसी भी हो, मगर कार्यकर्ता वो होता है, चाहे किसी दल का, यहाँ पे आम आदमी पार्टी बैठी है, यूकेडी बैठी है। अब किसी भी दल की अगर रीढ़ का अगर कोई या मील का पत्थर जो साबित होता है वो कार्यकर्ताओं का संघर्ष साबित होता है। मगर आज किस प्रकार की जब लाल कुआं से जब हरीश रावत का चुनाव का रिजल्ट आता है तो कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जिन्हें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें शिखर पे पहुंचाया, यहाँ का प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में पहुंचाया, उनको कहते हैं कि उन्होंने मुझे हराने का काम किया। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि हरीश रावत किस स्थिति में कांग्रेस को खड़ा कर रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस को खड़ा करने वाले जो लोग हैं वो आज इस स्थिति में है कि उन्होंने ग्रुप 23 बना लिया है, और उनकी उन्होंने 2020 में जिस प्रकार की रिपोर्ट कांग्रेस को सौंपी थी कि कांग्रेस किस कमजोरी से जूझ रही है, उसका समाधान तक बनाया था, उनको किस प्रकार से पार्टी के हाशिए पर रख दिया गया। वही कहानी यहां पर गढ़ने जा रही है, और इसके परिणाम सुखद नहीं होने वाले कांग्रेस को। कि भाई कार्यकर्ता की बात कह रहे, दुहाई दे रहे हैं, लेकिन हम ये भी तो देखते हैं कि भाई जब बीजेपी कहीं जीतती है तो मोदी मैजिक की बात होती है, जब हारती है तो कहीं मोदी जी का जिक्र नहीं होता। इसको लेकर भी तो बोलिए। देखो, हमारी जीत का जो आधार है हमारा संवाद कार्यकर्ताओं के बीच और जनता के बीच में, और लोकतंत्र की जो शक्ति निहित है वो जनशक्ति के अंदर निहित है। हम कहीं का भी चुनाव जीतेंगे तो किसी का जिक्र नहीं होगा, सिर्फ मोदी मैजिक चल गया, और जब हारते हैं तो फिर मोदी मैजिक का नाम नहीं होता, वहां पे किसी और का नाम आ जाता है। हमारा हमेशा प्रत्येक जीत में अगर किसी का सबसे बड़ा श्रेय है तो हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं का है, और उन कार्यकर्ताओं का है जिन्होंने आज जो पार्टी आज स्थापित हुई है और परचम लहरा रही है अनेक राज्यों में, जिन्होंने बलिदान, त्याग, तपस्या के बल पर हमको यहां तक पहुंचाया, उनको हम नमन करते हैं आपके पटल से। और मैं कहना चाहता हूं, जिस ध्येय के साथ हम इस सरकार में आए हैं, चाहे केंद्र में चाहे अनेक राज्यों में, और हमारी जो विचारधारा है उस विचारधारा के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और लोगों का हमें साथ लगातार मिल रहा है। चलिए दर्शन डोभाल जी बोले। हरीश जी, देखिए ऐसा है, आज की जो चर्चा है वो हरीश रावत जी के बयान को लेकर के, उनके दर्द को लेकर के। हरीश रावत जी के बयान पर हम जब चर्चा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो उनको समझना पड़ेगा हरीश रावत जी कौन है। हरीश रावत जी भले ही 2 चुनाव हार गए हों, 2 बार चुनाव हार गए हों, लेकिन उनकी हैसियत सभी जानते हैं। वो वास्तव में एक जमीन से जुड़े हुए नेता उनको कहा जाता है, और उत्तराखंड कांग्रेस में उनकी क्या हैसियत है वो उससे भी सभी वाकिफ है। हरीश रावत जी का जहां तक सवाल है, हाँ मैं ये मानता हूं कि उन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस को दी है। मुझे लगता है कि उनका एक जो ये दर्द है उसमें एक सच्चाई है। इस दर्द के अंदर वो नहीं चाहते कि जिस कांग्रेस को इस पोजीशन तक पहुंचाया था, जो भाजपा को सीधे हर 22 साल से टक्कर दे रही है, तो उससे कांग्रेस का हर्ष ये हो जो आज हो चुका है। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है सच में वास्तव में उनको एक दुख है कि जिस तरह से गुटबाजी में कार्यकर्ता बंट गए हैं और इस स्थिति में कोई भी नहीं है, तो उनको ये दर्द उनका बाहर आया है। और जहां तक एक प्रश्न और था कि आप कह रहे थे कि राष्ट्रीय चेहरा कौन होगा, वो किसको लेकर को बात कर रहे थे। देखिए, उनकी उम्र हो चली है, उनको इस बात का पता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई ऐसा चेहरा स्थापित जरूर करना चाहते हैं जिसके वो सपोर्ट करे और उसको स्थापित करे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। तो मुझे लगता है कि उनके जो सबसे नजदीकी, में नाम लेकर बोल सकता हूँ, गणेश गोदियाल जी उनके बहुत ही क्लोज है, बहुत नजदीक है, और उनके साथ उनका बहुत अच्छा संबंध भी है। तो हो सकता है कि उनके दिमाग में हो कि उनको जो है एक मजबूत उनका कद किया जाए, क्योंकि गुटबाजी जिस तरह से उत्तराखंड में चल रही है कांग्रेस के अंदर, तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको लालच दिया जाए और वो उनके साथ हमेशा खड़े रहे। और जब तक उनका कार्यकाल है, उनको ये भी लगता है कि कांग्रेस, अगर ये इनका कांग्रेस का जहाज पानी, दर्शन डोभाल जी आप तो बहुत गहरी बातें कर रहे हैं, कांग्रेस का जहाज डूबने से टीम का शक कहीं यकीन में ना बदल जाए, बचता है। देखिए नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। हमारा इससे कोई मतलब नहीं। देखो, इसका मतलब कोई किसी पार्टी से नहीं है और ना उत्तराखंड की राजनीति से। इनका अपना दर्द है, उनके दर्द के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, दर्द बयां कर दिया आपने बहुत अच्छी तरह। रितेश जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो ये बात गुटबाजी और बयानबाजी की बात साफ तौर पर की जा रही है, क्या एक तरफ तो कांग्रेस में वो चीजें खुल के सामने आ रही, लेकिन बीजेपी को कैसे, क्या बीजेपी में वो चीज है लेकिन वो बाहर निकल के नहीं आती क्योंकि वहां पे अनुशासन का डंडा बहुत तगड़ा है? ये दोनों पार्टियों में खासकर बयानवीरों को, बयानबाजियों को और गुटबाजी को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए आरिश अजहर साहब, आप शायद पिछले 9-10 सालों की पुरानी बात होगी, आप जसवंत सिंह को याद करिए। जसवंत सिंह जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने इस बात को कहा था कि 9-10 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आज लड़ाई असली बीजेपी और नकली बीजेपी की है। तो ये कोई किसी पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है, नया
चेहरा नहीं। हम हमारे पार्टी के प्रवक्ता भाई हमारे साथ मौजूद हैं और सबका ये मत होता है कि हम अपनी पार्टी को डिफेंड करें और दूसरे की पार्टी के साथ हम उनके जो बयान हैं उनके साथ हम खेलें। लेकिन देखिए सबसे बड़ा बात यह है कि राजनीतिक दलों की जो भूमिका है वो भूमिका टू सर्व द नेशन है, टू रूल द नेशन नहीं है। उन्हें सत्ता पर राज करने के लिए नहीं बल्कि जनता की सेवा के लिए मौजूद है। कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा। हमारी बहन आरुषि जी लगातार इस बात को रख रही हैं कि उन्होंने जो बयान दिया है वो असहज रूप से दे दिया, अनजाने में दे दिया या उस बात के कोई मायने नहीं है, लेकिन उस बात को पूर्णता से सुना जाना चाहिए। आज हरदा जो बात कह रहे हैं अगर उसका मंथन कांग्रेस अपने अंदर नहीं करती है तो आने वाले समय में उसका नुकसान उन्हें देखने को मिलेगा। और मैं अपनी जो भाजपा के हमारे प्रवक्ता भाई हमारे साथ सत्यवीर जी मौजूद हैं, मैं उनसे भी इस बात को कहता हूं कि देखिए हमें कहीं ना कहीं हम पार्टी के साथ जुड़े हैं, पार्टी का पक्ष रखना हमारा पहलू है, लेकिन हम हमेशा इस स्थिति में आते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो सब सही है। अभी आपने एक पहलू उठाया था कि बीजेपी, एक बात है कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो मोदी जी हो रहा है। तो यहाँ जो सुशासन का डंडा है, आज जो दल में नेता चुनकर आ रहे हैं उनसे ये पूछा ही नहीं जा रहा है कि उन दल का नेता हम किसे चुनेंगे। हम नहीं देख पा रहे बीजेपी के अंदर जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए जो एमएलए आते हैं उनसे कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी नहीं कांग्रेस में भी है, यही आम आदमी पार्टी के अंदर भी दिखती है। यही कहीं कल आने वाले समय में यूकेडी जी एक अच्छी स्थिति में होंगे, अनुपम खत्री जी की पार्टी हो सकता है राष्ट्रीय स्तर पर भी आए और उत्तराखंड में भी अच्छा प्रदर्शन करे। लेकिन हम सब जो भी बयान कभी आते हैं उनके साथ हमेशा तोड़ परोड़ से अलग इस बात पर विचार करें कि वो हमारे साथ भी हो सकते हैं, हमारे लिए भी हो सकते हैं, उनसे हम कैसे सहज रास्ता निकालकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, सत्यवीर जी क्या कहेंगे? पहले तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, इनके स्मरण शक्ति में डालना चाहता हूँ। जब मुख्यमंत्री जी का चुनाव बनना था तो मैं बताना चाहूँगा केंद्र से आदरणीय राजनाथ जी और मीनाक्षी लेखी जी आई थी और विधानमंडल की बैठक में, उस विधानमंडल की बैठक में हम भी वहीं थे। वहाँ पर सब सर्वसम्मति से माननीय मुख्यमंत्री को चुना गया। हमारे यहाँ जो आंतरिक लोकतंत्र है उसको पूर्ण रूप से निर्वहन किया जाता है उसका। तो मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमने मुख्यमंत्री को चुना और निरंतर यही होता रहा है। और दूसरा मैं राष्ट्रीय पटल पर कहना चाहूँगा इनको कि भाई बीजेपी के अंदर इस प्रकार के प्रकार हमने कभी भी, चाहे जनसंघ से हमारा उदय हो, चाहे 1980 में फिर हमारा बीजेपी का उदय होना हो, आज 42 वर्ष की जो हमने यात्रा तय की है, हमने कभी भी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। चाहे वो राम मंदिर का निर्माण का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का जिस प्रकार से 370 को हटाना हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान हुआ था, दो निशान, दो विधान और एक संविधान का जिस प्रकार से हमने कहा था कि एक देश में नहीं होना चाहिए, उसको हटाने का हमने काम किया। अपने विचारों से कभी हमने समझौता नहीं किया। दूसरा कश्मीर को लेकर कहना चाहूंगा, 200 परिवार पाकिस्तान से आए थे और वो सारे के सारे दलित परिवार थे जिनको कि 370 हटने से पहले उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। वो चाहे एमबीबीएस कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, वो नौकरी तक नहीं पा सकता था। वो काम कर सकता था केवल नाली साफ करने का। अगर उनको वोट डालने का अधिकार, उनको जिस प्रकार की प्रत्येक भारतीय को अधिकार है नौकरी का, वो सारे अधिकार हमने दिए। हम अपने उस सिद्धांतों पे चले हैं और उसी का कारण है कि इतने राज्यों में अपने सरकारें बनाई है। और मैंने आपको विधायकों का आंकड़ा भी दिया कि 1346 हमारे विधायक हैं और जिस प्रकार से हमने अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं वो भी इसी को और दर्शाता है कि हमने जो अपने विचार और सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़े थे वो आज आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं दूसरा कहना चाहूंगा, जो हमारे विपक्षी दल है उनकी बेचैनी समझ में आती है। जब भी तो भारतीय जनता पार्टी का उत्कर्ष नहीं आया, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का उत्कर्ष आएगा इनको समझ में आएगा कि भारतीयता क्या है और राष्ट्रीयता क्या है। अनुपम खत्री जी, राष्ट्रीयता, भारतीयता, हिंदुत्वता, बहुत सारे ता हैं भाजपा के पास, पर असल में क्या है? पुलकित आर्य मर्डर केस का विक्टिम, आज उसके फादर के ऊपर भी एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा है एक लड़के के साथ, और उस लड़के ने उसकी कंप्लेंट भी करी है, मीडिया पे चला भी है, वो भी उसी भगवे का हिस्सा है। 150, अब बोलने दीजिए सतवीर जी, या तो 1 घंटा आप ही बैठे रहिए। उनको कह रहा हूं मैं, यूके SSSC बैकडोर भर्ती, विधानसभा में कांग्रेस ने 150 दिए, प्रेमचंद जी भी 72 दे गए। अब यह हो तो रहा है, वहाँ पे हयात होटल बना हुआ है पूरे वन क्षेत्र की भूमि पे, पूरे पक्के एविडेंस है हमारे पास, रिजर्व फॉरेस्ट पे, इन्हीं के शासनकाल में। जल जंगल जमीन की लड़ाई थी उत्तराखंड को हासिल करने के लिए। आज अगर मुख्यमंत्री और
हम होम मिनिस्टर और हम फलाने मिनिस्टर के आप टैग लिए घूम रहे हैं इस उत्तराखंड में, तो इस उत्तराखंड में इस टैग को इसलिए नहीं लिया गया था, इसलिए लिया गया था कि यहाँ जंगल ज़मीन बची रहे। कहाँ बची है? मैं आपको 50 मामले विद एविडेंस बता सकता हूँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के या उनके गुर्गों के कब्जे हैं, नाजायज़ कब्जे, बिल्डिंगें बनी हुई हैं। एमडीडीए के अधिकारी जेई खुद ये बोल देते हैं, बोलने दीजिए अब इस बात को, सुशासन पे चल रहे हैं हम। अब ये सुशासन कैसा है? सड़कों पे आ जाओ, आंदोलन निकाल दो, खूब चिल्लाओ, लेकिन अल्टीमेटली वही होगा सारी जांचों के बाद भी जो भारतीय जनता पार्टी का चाहेगी। और प्रस्तुत ऐसा किया जाएगा जैसे हमने राष्ट्रवाद कर दिया, हमने बहुत बड़ा जो है उत्थान का काम कर दिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतती है वहाँ मोदी मैजिक बोला जाता है। यहाँ पे भी गुजरात को ही फोकस किया जा रहा है, बाकी जगहों को नहीं किया जा रहा। यहाँ से सत्र छोड़ के 2 दिन में एमसीडीए के प्रचार में मुख्यमंत्री, कम शब्दों में तो जवाब ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, मेरे शब्द बहुत ही कम रहेंगे। जल्दी से मुख्यमंत्री यहाँ से चले जाते हैं एमसीडीए का प्रचार करने, विधानसभा सत्र छोड़ के, इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़ के। तो वो मुख्यमंत्री नहीं, वो तो फिर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है एक तरीके से, और कार्यकर्ता ही नहीं चाहिए हम लोगों को शासन चलाने के लिए। यहाँ पे अधिकारियों का आज के समय में वो तरीका हो गया है। अभी मैं कुछ दिनों पहले एमडीडीए के एक सीनियर अधिकारी का एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो शिकायतकर्ता से कह रहा था, बिल्कुल, और वो वायरल हुआ है लाइव, कि जो करना है कर ले, मैं इस पर काम नहीं करूँगा। ठीक है सतवीर जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस कोई भी घटना घटित होती है, किसी भी आदर्श और अच्छी सरकार का जो कर्तव्य होता है, यह कितनी संवेदनशील है वो दर्शाता है कि उस प्रकरण में आपने कितनी संवेदनता अपनाई है। वो माननीय मुख्यमंत्री ने जैसे ही प्रकरण घटित होता है उसके बाद जो तमाम स्टेप लेने होते हैं, आज तक उत्तराखंड के इतिहास में किसी भी सरकार ने किया है। और दूसरा कहना चाहूँगा, जो आरोपित है भी और उनके ऊपर जिस प्रकार सभी पुलिस, उन्होंने कहा कि नारकोटिक टेस्ट होगा, सरकार निरंतर उस और काम कर रही है। और जो प्रकरण आ रहे हैं, और जो उत्तराखंड में जो परिपाटी आई थी, उस परिपाटी को तोड़ने का अगर किसी ने प्रयास किया है तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। दूसरा मैं कहना, मोदी जी के नाम पे इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार ने उन्होंने संघर्ष करके, और केवल भारत के 2 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिनकी जनता के बीच से आवाज आई है और इस देश के प्रधानमंत्री बने, एक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और एक अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और दूसरा कांग्रेस के लिए इतना कहना चाहूंगा, एक सेकंड, और कांग्रेस के लिए इतना कहना चाहूंगा, इनके मध्य प्रदेश के पूर्व केंद्रीय मंत्री राज पटेरिया किस प्रकार से कहते हैं कि अगर हमें राजनीति में स्थापित होना है तो मोदी जी की हत्या करनी है। अब यहाँ तक स्थिति आ गई है, और हरीश रावत की यहाँ पर स्थिति है कि कांग्रेस को पूरा बिखराव में ला दिया है। मुख्यमंत्री जो है आपके रणछोड़ है, आपकी पूरी भाजपा जो सरकार है उत्तराखंड में, एक हरिद्वार में चुनाव लड़ता है, फिर किच्छा में चुनाव लड़ता है, रामनगर जाता है, फिर लाल कुआं जाता है। अपने को देख दर्शन डोभाल जी बोले जल्दी से फाइनल कमेंट। हाँ ठीक है दर्शन डोभाल जी। सर कैसे बोले? हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, जल्दी से। मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं एक चीज कहूंगा, मैं थोड़ी इससे अलग चीज कहूंगा कि उत्तराखंड में आज तक आपने पिछले 22 सालों से देखा होगा कि इनके आपस में लड़ाई होती थी भाजपा की और कांग्रेस की, लेकिन अब लड़ाइयां अंदर हो रही है, आपस में गुटबाजी हो रही है, कांग्रेस में भी हो रही है, भाजपा भी हो रही है, सब खुल के सड़कों पे आ चुकी है। तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का रास्ता साफ हो रहा है और हर आदमी अब जो है उगते सूरज को सलाम करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि अब जो कार्यकर्ता है, जो नाराज नेता है, वो भी अभी आम आदमी पार्टी की तरफ आएंगे, अच्छे लोग फाइनल कमेंट जल्दी से, कम शब्दों में आपका लेना पार्टी खत्म हो जाएगी। जल्दी से रितेश जी। मैं यही चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में हरदा ने जो बात कही है उन्हें इसका अपना अंदरूनी विचार रखते हुए, बाहरी बातों को त्यागते हुए उस पर विचार करने की आवश्यकता है, और कांग्रेस को अपने पुनरुत्थान के लिए एक एक विचार को सुनने समझने की आवश्यकता है। ठीक, फिलहाल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर जी हमसे जुड़ने के। मैं माजरत चाहूंगा, आरुषि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रितेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अनुपम खत्री जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे हरदा का बयान है, और यह बयान ये तीर से कहाँ पे निशाना साधा है ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। क्वेश्चन आवर में तय बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।